और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे दूसरी खबर का, क्योंकि जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले की विजिलेंस जांच अब शुरू हो चुकी है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस जांच की आंच कमिश्नर रैंक समेत कई उच्चाधिकारियों तक पहुंच सकती है। जनता टीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। नगर निगम के करोड़ों के घोटाले की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। बता दें कि विजिलेंस जांच टीम जो है फरीदाबाद पहुंची और जो शिकायतकर्ता नगर निगम पार्षद थे दीपक चौधरी, दीपक यादव, महेंद्र सरपंच, सुरेंद्र अग्रवाल बुलाया गया और जो भी घोटाला था उससे संबंधित जानकारी मांगी गई। और बता दें कि लगातार पिछले साल 2 वर्ष 2020 में जुलाई माह में घोटाले को अंजाम दिया गया था, जिसमें करोड़ों की पेमेंट एक कथित रूप से रसूखदार ठेकेदार को कर दी गई, लेकिन ईंट नहीं लगी विकास की एक भी। और मामले ने जब तूल पकड़ा तो स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया, कमेटियां गठित हुई, लेकिन जो अधिकारी थे, तत्कालीन अधिकारी थे, उन्होंने मिली भगत कर कथित रूप से इस जांच घोटाले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। जनता टीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच शुरू हो चुकी है। बता दें कि जनता टीवी पर खबर दिखाई जाने के बाद आखिरकार नगर निगम के 40 वार्डों में से 10 वार्ड में बगैर काम के ठेकेदारों को की गई 50 करोड़ रुपए की जांच अब विजिलेंस के पास पहुंच गई है और विजिलेंस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि गुरुवार को विजिलेंस के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता निगम पार्षदों को बुलाकर घोटाले से संबंधित जानकारी ली। माना ये जा रहा है कि विभाग जल्द ही ठेकेदार को हुए भुगतान से संबंधित कागजात तलब करेगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश पर ये जांच विजिलेंस ने शुरू की है। दरअसल करीब 7 महीने पहले निगम पार्षदों ने इस घोटाले को उजागर किया था। जब निगम स्तर पर इसकी जांच शुरू हुई तो निगम के अकाउंट विभाग में रहस्यमय तरीके से आग लग गई, जिसके बाद निगम और स्थानीय पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया है। जनप्रतिनिधि हैं फरीदाबाद के, उन्होंने इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के जब संज्ञान में डाला तो अब मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच शुरू करवाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि इस पूरे घोटाले में नगर निगम के कई बड़े तत्कालीन जो अधिकारी हैं और जो रसूखदार ठेकेदार है उस पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं निगम पार्षद दीपक चौधरी ने अकाउंट ब्रांच से 2017 से 2019 तक विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा था। दीपक चौधरी ने बताया कि उनके वार्ड में 27 ऐसे कार्य हुए हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट दिखाई गई है, लेकिन वहां कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए 7 जुलाई 2020 को हमारे पार्षद साथियों ने, हम सबने मिलके इसके खिलाफ नगर निगम कमिश्नर यश गर्ग जी को, उस समय के जो कमिश्नर थे, उनको शिकायत दी थी। इस मामले में शिकायतकर्ता पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि विजिलेंस जांच शुरू होने से इस मामले में भ्रष्टाचार के पटाक्षेप होने की उम्मीदें बढ़ी हैं और वे चाहते हैं कि विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि ये मामला ठंडे बस्ते में न डाला जा सके। और जल्द ही सारी सब चीजें सब लोगों के सामने होंगी और जांच पूरी होने के बाद जो भी जिम्मेदार आदमी है, कोई राजनीतिक आदमी है, कोई ठेकेदार है, अधिकारी है, किसी को इसी में नहीं बख्शा जाएगा। दीपक जी, जो ठेकेदार है जिन पर जांच चल रही है भ्रष्टाचार की या आरोपों में घिरे हुए हैं, उनको काम भी अलॉट किए जा रहे हैं और उनके बाकी भुगतान भी हो रहे हैं, इस पर कितना शिकंजा कसने की जरूरत है? बता दें कि नगर निगम के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। जनरल फंड का इस्तेमाल छोटे मोटे खर्चे और कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए किया जाता है, लेकिन साल 2017 से 2019 के बीच में 40 से 50 करोड़ रुपए की पेमेंट जनरल फंड से हुई है। हालांकि नवंबर 2020 में हुई नगर निगम की सदन बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। बैठक में शामिल सभी निगम पार्षदों ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास कर सरकार के पास विजिलेंस जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन उस वक्त निगम अधिकारियों ने 10 दिन में जांच रिपोर्ट सदन के सामने रखने का भरोसा दिया था, लेकिन रिपोर्ट का आज तक खुलासा नहीं हुआ। वहीं पिछले दिनों मेयर सुमन बाला ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार से आए पैसों की विजिलेंस जांच कराने की मांग को लेकर सीएम मनोहर लाल को पत्र भी भेजा था। माना तो ये भी जा रहा है कि लगातार निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच विजिलेंस से कराने का निर्णय लिया है।
ऐसे 40 वार्डों में से 10 वार्ड हैं जहां पर करोड़ों का भुगतान हुआ और पेमेंट करने के बावजूद वहां पर विकास नहीं हुआ। तो इस पूरे मामले में नगर निगम पार्षद भी लगातार अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं और अब जबकि विजिलेंस जांच शुरू हो गई है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि इस जांच की आंच जो है कई ऐसे अधिकारियों पर पड़ेगी, ठेकेदारों पर पड़ेगी जो जनता के खून पसीने की कमाई को कथित रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो ऐसे अधिकारियों को भी बड़ा सबक मिलेगा जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए शायद जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई की परवाह नहीं करते। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस किस अधिकारी पर और किस किस ठेकेदार पर इस जांच की जो आंच है वो पड़ती है। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी। तो देखा आपने क्या कुछ स्थितियां फरीदाबाद के अंदर हैं और फरीदाबाद के अंदर इन स्थितियों के बाद जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, विजिलेंस जांच के जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे और विजिलेंस ने अपनी जांच भी इस मामले में शुरू कर दी है। जनता टीवी ने जो खबर दिखाई थी उसका ये जबरदस्त असर अब देखने को मिला है। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ। पूजा, बताइए किस तरीके से जनता टीवी ने इस खबर को दिखाया और उसका अब ये बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, जब जुलाई माह में इस भ्रष्टाचार का मामले को उजागर किया गया उसके बाद कुछ समय बाद ही रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई। जब आग लगा दी गई तो जनता टीवी ने इस खबर को भी बड़ा प्रमुखता से प्रकाशित किया, दिखाया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कुछ अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर इस आगजनी को अंजाम दिया है। और उस वक्त भी जनता टीवी की ही खबर का असर था कि जो तत्कालीन निगमायुक्त थे यश गर्ग, उन्होंने कमेटी का गठन किया यह जानने के लिए कि जो आग लगी है रिकॉर्ड रूम में वो जानबूझकर लगाई गई है या फिर किसी घटना की वजह से ये आग लगी है। और जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ, संयुक्त आयुक्त उसमें जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, कि ये जो आग लगी है वो जानबूझकर लगाई गई है, ठेकेदारों और अधिकारियों को बचाने के लिए लगाई गई है। तो जो तत्कालीन निगमायुक्त थे यश गर्ग, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि जो भी इसमें आरोपी दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। उसके बाद 3 नवंबर को हाउस की मीटिंग होती है, पूरा सदन वहां पर मौजूद था। एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, उनकी मौजूदगी में जो तत्कालीन जांच अधिकारी थे ठाकुरलाल शर्मा, उन्होंने भरे सदन में तथ्यों के साथ इस बात का खुलासा किया कि ये केवल घोटाले की जांच जब उन्होंने शुरू की तो 50 करोड़ से शुरू हुई थी, लेकिन जब जांच करते करते उन्होंने पाया कि 200 करोड़ से भी ऊपर का ये घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला घटित हो गया और उसके बाद जो है अधिकारी इसकी जांच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने बता दें कि इस बात को भी उन्होंने भरे सदन में माना था कि कुछ नगर निगम के अधिकारियों की संलिप्तता से इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। 17 नवंबर को उन्होंने रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उससे पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इस खबर को भी जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया कि जो अधिकारी, सरकार के अधिकारी जो पलीता लगा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, उन अधिकारियों को उजागर करने का काम जो अच्छे अधिकारी कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है और उनका इस तरह से सरकार को गुमराह करके तबादला करवाया जा रहा है। तो उस पर मुख्यमंत्री ने छुट्टी के दिन पर संज्ञान लिया और जांच अधिकारी को दोबारा उसी जांच के लिए भेजा ताकि वो 200 करोड़ के इस घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द सौंप सके। लेकिन देखिए, क्योंकि अधिकारी जो है उन्हें ही काम करना होता है और वो कहीं ना कहीं जहां मौका लगता है सरकार को गुमराह करने से नहीं चूकते हैं। परिस्थितियां बदली, स्टे ले आए दूसरे अधिकारी उस पद पर और नए अधिकारी को जांच सौंप दी गई। देखिए, 3 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ये मामला अटका रहा। 17 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। उसके बाद जब जनता टीवी ने इस बारे में जो तत्कालीन कमिश्नर थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर जांच फिर सौंप दी जाएगी। जांच रिपोर्ट है जो फाइनल, लेकिन अभी तक 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक जब ये जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो जनता टीवी की तरफ से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़, उनसे सवाल किए गए कि आखिर क्यों इस जांच रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा सरकार में चेयरमैन व पृथला के विधायक नैनपाल रावत, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता, सभी से, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, सभी से इस बात का जवाब मांगा गया कि उनके क्षेत्र में लोकसभा, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, फरीदाबाद जिले में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है तो फिर अधिकारियों की मनमानी क्यों चल रही है, क्यों जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ नगर निगम के जो बड़े अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि अभी जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है, जबकि हमारे साथ जब
तत्कालीन जांच अधिकारी ठाकुरलाल शर्मा लाइव जुड़े थे, तो उन्होंने सरेआम इस बात को कहा था कि एक जांच रिपोर्ट वो तत्कालीन निगमायुक्त को सौंप आए हैं। इसके अलावा वाकई पूजा 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला और उसके बाद अब विजिलेंस के रडार पर तमाम अधिकारी। पूजा लौटेंगे आपके पास, अपने दर्शकों को एक खबर बता दें। दरअसल केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को 111 शहरों की रैंकिंग जारी की है। तो इन 111 शहर हरियाणा के गुरुग्राम शहर को 10 लाख से कम आबादी वाले बेस्ट शहरों की रैंकिंग लिस्ट में 8वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर 10 लाख और उससे कम आबादी वाले 111 प्रमुख शहरों के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और 114 शहरों की रैंकिंग जारी की है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद और नगर निगम कार्य निष्पादन 2020 की रैंकिंग जारी की गई है। गुरुग्राम देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है। हरियाणा के तीसरे शहर के रूप में फरीदाबाद शहर को 51.26 अंक के साथ ईज ऑफ लिविंग और 41.45 अंक के साथ नगर पालिका कार्य निष्पादन यानी दोनों सूचकांक में 40वीं रैंकिंग दी गई है। चलिए सीधा चलेंगे अपने सहयोगी पूजा के साथ, जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पूजा, फरीदाबाद के लिए अच्छी खबर है, मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें। इस खबर पर अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद के लिए अच्छी खबर इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि जब वर्ष 2018 में यह सर्वे हुआ तो ईज ऑफ लिविंग में जो फरीदाबाद की स्थिति थी वो रैंक 72वीं आई थी, और ऐसे में 111 शहरों के बीच इस बार फरीदाबाद का नंबर 40वां रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुधार फरीदाबाद में बहुत हुआ है और हरियाणा के 3 शहरों में सबसे अच्छा रहने वाला शहर एक फरीदाबाद भी है। पूरे देश में ये संदेश एक चला गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो पहला नंबर फरीदाबाद को जिस श्रेणी में मिला है वो है सेफ एंड सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा के लिहाज से फरीदाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन स्थान फरीदाबाद साबित हुआ है। वहीं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है और फरीदाबाद की रैंकिंग को जिसने गिराया है, जैसे सड़कों की बात करें, फरीदाबाद की सड़कों की हालत बहुत खराब है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो अंक हैं वो गिरे हैं, फरीदाबाद के बेहतर अंक नहीं प्राप्त कर पाया है फरीदाबाद। प्रदूषण की भी यदि बात करें तो फरीदाबाद जो है विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। तो मोबिलिटी में काफी जो है न्यूनतम स्तर पर अंक फरीदाबाद को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि सकारात्मकता की तरफ अगर रुख करें तो फरीदाबाद पहले से बेहतर हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अधिकारियों को अभी और काम करने की जरूरत है, ताकि जिस तरह कहीं ना कहीं से काम और भी ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि जिन नतीजों का इंतजार फरीदाबाद वासियों के है वो नतीजे शायद नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर कहा जा सकता है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।